हेलो एवरीवन। आज हम वो हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का थर्ड लेक्चर देखेंगे और जिसमें हम जानेंगे दक्षिण मेसोपोटामिया के बारे में कि उनका शहरीकरण किस प्रकार हुआ। ठीक है, कल सेकंड लेक्चर में हमने देखा था लेखन कला का विकास, कि मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास किस प्रकार हुआ था, लेखन प्रणाली कैसी थी, उनकी साक्षरता कैसी थी, कितनी साक्षरता थी, फिर लेखन कला का प्रयोग वो लोग किस प्रकार करते थे, धातुएं वगैरह जो मंगवाते थे वो किस तरीके से व्यापार के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह मंगाते थे। तो चलिए आज हम चलते हैं दक्षिण मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ का शहरीकरण किस प्रकार हुआ। ठीक है, तो ये देखिए दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण लगभग 5000 ईसा पूर्व से दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। इन बस्तियों में से कुछ प्राचीन शहर बन गए। जो पुरानी बस्तियां थी धीरे धीरे करके वो क्या बन गए, शहर बन गए। आप देखोगे जब धीरे धीरे विकास होता है, डेवलपमेंट हो जाता है, तो वही बस्तियां वही जगह क्या बनता है, शहर का रूप ले लेता है। अगर हम सही ध्यान से देखें तो देखेंगे कि ये जो आप लोग अभी छलेरा देख रहे हो, ये सदरपुर देख रहे हो, ये क्या था, पहले एक छोटे छोटे गांव के जैसा था, लेकिन देखिए आज धीरे धीरे वो डेवलपमेंट किस में हो गया, शहर में हो गया। तो उसी पॉइंट को दे रहा है, इन बस्तियों में से कुछ प्राचीन शहर बन गए। जो प्राचीन बस्तियाँ थी वो धीरे धीरे करके डेवलप हो गई और वो शहर बन गई। तो देखिए वो बस्तियाँ कौन कौन सी थी इसके बारे में हम देखेंगे। शहर लिखा है, शहर में मंदिर के चारों ओर विकसित हुए। जो शहर हुए वो कहाँ विकसित हुए, मंदिरों के इर्द गिर्द। मंदिर उस समय काफ़ी फेमस थे, तो मंदिरों के किनारे, मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए शहर। फिर व्यापार केंद्र के रूप में, व्यापार जहाँ होते थे वहाँ पे शहर धीरे धीरे निर्मित हो गए। और फिर शाही जो राजाओं का क्षेत्र हुआ करता था वो शहर के रूप में डेवलपमेंट हो गया। तो भाई जाहिर सी बात है विकास वही होगा जहाँ लोगों की ज़्यादा पहुँच होगी, लोग जहाँ जाते होंगे व्यापार करने के लिए, चाहे राजाओं के केंद्र की वजह से, मंदिरों की वजह से। तो इसलिए धीरे धीरे क्या बन गए, शहर बन गए। आगे चलते हैं। लेकिन बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने अपने गांवों में कुछ चुने हुए स्थानों पर मंदिर बनाना शुरू किया। उनके द्वारा जो चुने हुए स्थान थे, जो उन्हें अच्छा लगा, वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, मंदिर बनाना शुरू किया। सबसे पहला मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची मिट्टी से का बना हुआ था। देवालय का मतलब ये होता है जहाँ देवता लोग रहते हैं ना। तो ये बता रहा है कि जो पहला देवालय था, जो पहला मंदिर था, इन लोगों को पहले देवालय ही बोला जाता, फिर बाद में ये मंदिर वर्ड आया और हम मंदिर यूज करने लगे, बोलने लगे। तो ये जो देवालय था शुरू में अगर देखा जाए कैसे बना था, किस चीज़ से नहीं, तो कच्ची जो ईंटें होते हैं, पकाई हुई ईंटें नहीं थे, कच्ची ईंटों के द्वारा वो क्या किया गया था, बनाया हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के स्थान थे। मंदिर जो थे वो विभिन्न देवी देवताओं के स्थान से भरे पड़े थे, उसमें देवी देवता हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उर जो चंद्र देवता थे। उर जो नाम आ रहा है आप देखेंगे यहाँ पे, उर जो नाम आ रहा है वो एक चंद्र देवता थे। और इनान्ना जो थी वो प्रेम तथा युद्ध की देवी थी, जो लोग उनकी पूजा किया करते थे और अपने देवालय में स्थापित किया करते थे। नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, मंदिरों का आकार धीरे धीरे बढ़ाया जाने लगा। जब डेवलप होने लगा, शहर का विकास होने लगा, तो मंदिरों का जो आकार था धीरे धीरे क्या करने लगे, बढ़ाने लगे। लोग देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। जो लोग हुआ करते थे वो देवताओं को चढ़ाने के लिए क्या लाया करते थे, तो देखिए यहाँ पे लिखा है दही, अन्न और मछली लाते थे। मतलब देवी देवता को मछली वगैरह भी क्या किया जाता था, चढ़ाया जाता था। ठीक है, समय के साथ मंदिर एक संस्था बन गई और धीरे धीरे जब लोग ज़्यादा इकट्ठे थे, लोग ज़्यादा पूजा पाठ की तरफ ध्यान दे रहे, तो यह एक मंदिर क्या बन गई, संस्था का रूप ले ली। कभी कभी फरात नदी में अधिक पानी होने के कारण फसल डूब जाती थी, जिससे हानि होती थी। नुकसान कब होता था इनका, जब नदियों में बाढ़ आ जाता था तो इनकी फसल क्या होती थी, नुकसान हुआ करती थी। तो इससे वो क्या होते थे, परेशान होते थे और हानि होती थी उनका। कभी नदियों के मार्ग बदलने से सूखा पड़ जाता था। कभी कभी नदियाँ होती थी कि अपना रास्ता क्या कर देती थी, बदल देती। जब ज़्यादा पानी आता था तो चारों तरफ फैल जाती थी नदियाँ, और जब गर्मी का दिन आता था, जब सूखता था तो वो दूसरा रूट ले लेती थी। तो इससे भी क्या होता, कुछ इलाकों में सूखा पड़ जाता है। इससे लोगों का विस्थापन हुआ। इसके वजह से क्या हुआ, लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने लगे, जाने लगे। जैसे मान लीजिए अभी देखते हैं कि केरल वगैरह के क्षेत्रों में जब बाढ़ आई थी तो उधर के लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाके शरण तो लेंगे ही। जब कहीं बार बार प्रॉब्लम आती है तो लोग क्या करते थे, उस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में जाते हैं। तो इसी तरीके से जब नदियाँ मार्ग बदल देती थी तो क्या करते थे, जगह छोड़ के दूसरे जगह चले जाते थे।
देखा उरूक नगर जिसकी खुदाई करने की बात कही जाती थी कि जो पुरातत्ववेत्ता थे वो उन लोगों ने खुदाई कर, तो उरूक जो है ना, उरूक नगर की सुरक्षा के लिए चारों ओर किलेबंदी कराई। जो उरूक था वहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे, रहते थे, तो इस नगर को क्या किया, चारों तरफ से किलेबंदी कराई, चारों तरफ से प्राचीर दीवार लगवा दी गई और चारों तरफ से सुरक्षित कर दिया गया कि बाढ़ वगैरह से भी प्रॉब्लम हो और भी कोई दिक्कत जो बाहरी आक्रमण वगैरह हो उससे भी ना हो, तो इसलिए चारों तरफ से क्या किया गया, किलेबंदी कर दिया गया। मंदिर के निर्माण के लिए हजारों आदमी रखे गए थे। जब मंदिर का निर्माण होता था तो हजारों लोग उसके लिए इसलिए रखे गए थे कि काफ़ी मंदिरों में मतलब काफ़ी लोग लगकर मंदिरों का निर्माण कराते थे, काफ़ी टाइम लगता था मंदिरों का निर्माण। इसका मतलब इससे पता चलता है कि मजदूरों की संख्या क्या थी उस टाइम में, काफ़ी ज़्यादा थी, तभी तो उतने लोग मिल जाते थे, हजारों लोग एक मंदिर निर्माण के लिए, और रात दिन लगे होते थे मंदिर निर्माण के काम करने में जब राजा मंदिर बनवाते थे। तो काम के बदलों में अनाज दिया जाता था, और जब ये मंदिर बनाने के जो कार्य करते थे, कारीगर वगैरह जो होते थे काम करते थे, तो उन मजदूरों को भी क्या किया जाता था, काम के बदले अनाज दिया जाता था। ठीक है। पत्थर खोदने के लिए धातु खनिज निकालने के लिए ईंट बनाने के लिए मजदूर भी रखे जाते थे। मतलब पत्थर खोदना हो, निकालना हो, धातु बनाना हो, किसी चीज़ का खनिज निकालना या ईंटें बनाना, इसके लिए मजदूर ही रखे जाते थे। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि जो मजदूरों की संख्या थी वो अधिक थी समाज में, और जो धनी वर्ग लोग थे वो क्या थे, कम थे। दीवारों पर रंग किया जाता था, दीवारों को क्या किया जाता, कलर किया जाता था, और यहाँ पे मूर्ति कला विकसित थी, मतलब मूर्तियों का भी विकास यहाँ पे था। चलिए देखते हैं यहाँ दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरी जीवन कैसा था। समाज में एक संभ्रांत या उच्च वर्ग था, मतलब बड़ा वर्ग होता था, जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे। इनके साथ धन दौलत थी, इनके पास ढेर सारी धन दौलतें थी, इनके साथ बहुमूल्य चीज़ें पाई गई हैं। साथ पाई जाने का मतलब क्या है कि मतलब ये मान लीजिए कब्र था, कब्रों में से इनकी जो अवशेष मिले हैं, तो इनके साथ धन दौलत भी मिला है, तो ये माना गया कि ये शायद राजाओं की ये मृतक शरीर रहा होगा, तभी यहाँ पे क्या रखा गया, धन दौलत बहुमूल्य हीरे वगैरह रखे गए हैं इनके अवशेषों के साथ। आभूषण में क्या था, आभूषण, सोने के पात्र, सफ़ेद सीपियाँ, लाजवर्द, जड़े वाद्य यंत्र, मतलब ये सब चीज़ें राजाओं के शव के साथ दफनाया गया है। तो यही लिखा कि इनके साथ धन दौलत भी थी, इसका मतलब दफनाया गया है, ना कि वो जिंदा थे तब उनके साथ। ठीक है, तो उनके साथ धन दौलत थी, उनके साथ बहुमूल्य चीज़ें पाई गई हैं कब्र में। आभूषण, सोने के पात्र, सफ़ेद सीपियाँ, लाजवर्द, जड़े वाद्य यंत्र भी पाए गए हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये राजा रानियों की कब्रों से प्राप्त हुए हैं। जो ये चीज़ें मिला है, जो आपने देखा आभूषण वगैरह पाए, ये राजा और रानियों की कब्रों से प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। एकल परिवार को मतलब जैसे जानते हैं मम्मी पापा और बच्चे, तो इनको ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता, आदर्श माना जाता था। विवाह में उपहारों का आदान प्रदान हुआ करता था, एक साथ भोजन किया जाता था। विवाह के अवसरों पे क्या किया जाता, लोग अपनी बहुमूल्य वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, दासों का भी आदान प्रदान करते थे, और साथ में एक साथ लोग क्या करते थे, उसके बाद भोजन वगैरह किया करते थे। पिता का घर पशुधन पिता का घर जो होता था वो पुत्रों के नाम हुआ करता था। जैसे पिता का घर, पशुधन, खेत, ये सब पुत्रों को ही मिलते थे। मेसोपोटामिया में कुछ नगर ऐसे थे जहाँ टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ हुआ करती थी। अनाज के बोरे गधों पर लाद कर लाए जाते थे। जब अनाज वगैरह जो खेत से या दूसरी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, वो गधों पर लाद कर लाए जाते थे। कूड़ा गलियों में डाला जाता था। एक ही मानसिकता उनकी यहाँ पे ये मिला है, देखा गया है कि जो कूड़ा जो मिलता था ना, उन लोगों ने वो क्या करते थे, गलियों में ही डाल दिया जाता था। इसलिए गलियाँ क्या हो जाती थी, ऊंची हो जाती थी और घर नीचे धंस जाते थे। तो इसके लिए फिर बाद में जो भी विकास किया गया, लेकिन ये देखा गया कि लोग क्या करते, देखिए प्राचीन परंपरा अभी कई जगह मिल जाता है कि औरतें क्या करती है, घर में झाड़ू लगा के बाहर गली में फेंक देते हैं, या हम कूड़ा फेंक देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये मेसोपोटामिया में भी ये देखा गया कि जो कूड़े करकट जो मिले वो गलियों में काफ़ी मिले थे,
तो ये देखा जाता था कि लोग क्या करते थे, शायद अनुमान लगाया गया है, जो विद्वान थे उन्होंने लगाया कि गलियाँ इतनी ऊंची क्यों बनाई गई, इतनी ऊंची क्यों है, जब नीचे देखें तो कूड़ा दिख रहा है। तो इसका मतलब लोग क्या करते थे, घरों को साफ करके गली में कूड़ा करकट क्या डाल देते थे या फेंक देते थे। सेकेंड ऑप्शन इसका है कि घरों के बारे में अंधविश्वास था। इनके उस समय घर के बारे में भी अंधविश्वास था। अंधविश्वास क्या था कि अगर बाई द वे किसी का चौखटा काफ़ी ऊंचा होता था तो लोग कहते थे ये प्रवेश द्वार है, ईश्वर का प्रवेश द्वार है, मतलब लक्ष्मी वास करती हैं। और जब वो नीचे होता था, धंसा हुआ होता था, तो कहते थे लक्ष्मी का वास नहीं हुआ करता। और भी था कि जैसे दरवाजे अगर अंदर की तरफ खुल रहे हैं तो ठीक है, लक्ष्मी का वास होता था। और अगर दरवाजे बाहर की तरफ खुल रहे हैं चौखट से, तो इसका मतलब उसमें कुलक्ष्मी क्या होती थी, आती थी। पर्दे भी लगे होने थे कि घर का जो आंगन होता था वो बाहर से दिखाई ना दे, इसलिए छोटे छोटे दरवाजे खिड़कियां बनाई जाती थी कि जो हम आंगन का जो भाग होता है वो बाहर से देख ना पाए, इसलिए छोटे छोटे खिड़कियां भी बनाई जाती थी। तो इस तरीके से कुछ मेसोपोटामिया में कुछ लोगों में अंधविश्वास भी था, जो इस चैप्टर में देखा। नेक्स्ट कल देखेंगे पशुचारक क्षेत्र एवं व्यापारिक नगर कैसा था मेसोपोटामिया का। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है।